एवं विकास भूगोल का पहला पाठ है। संसाधन अर्थात वे पदार्थ या तत्व जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, उसको संसाधन कहते हैं। वे सभी पदार्थ या तत्व जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं या करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को कई आधार पे वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। जैसे हम देखें अगर इसको जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पे, जैसे विश्व की सारी वस्तुएं धरती पे जो भी है उनको दो भागों में बांटते हैं हम, जीव और निर्जीव। जिनमें जीव है उसको हम जैव यानी वे संसाधन जो जीव धारी है या जीव जिनमें जीव है उसको हम जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव है उनको अजैव। ये उत्पत्ति का आधार पर हो गया। जैव में जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पतियां सब आ जाती हैं, जैव संसाधन। और अजैव में पानी मिट्टी हवा ये सब अजैव संसाधन जिनमें जीव नहीं है। इसको हम भौतिक भी कह सकते हैं अजैव को, और इसको प्राकृतिक को कहते हैं। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पे। अब एक दूसरे आधार पे इसको हम वर्गीकृत करते हैं समाप्यता। समाप्यता का मतलब समाप्त होने के आधार पे। उसमें नवीकरण और अनवीकरण कहते हैं। नवीकरण अर्थात उन वस्तुओं को जिन्हें हम दोबारा उत्पन्न कर सकें या पुनः उसको उपयोग में लाया जा सके, उसको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं या दोबारा उसका हम निर्माण कर सकते हैं, दोबारा भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं या पुनः उपयोग लायक बना सकते हैं। वो सब क्या है? नवीकरण। जैसे पवन, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जल से निकलती है, सौर ऊर्जा, इनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसको हम सतत ऊर्जा भी कहते हैं। सतत संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। इस आधार पे हमने बांटा था समाप्यता, समाप्त होने के आधार पर। तो नवीकरण वो कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन जो है वो नवीकरण संसाधन में आएंगे, उनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अनवीकरण जिनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता या उसको चक्रण के बाद भी बार बार उपयोग नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं अनवीकरण। जैसे खनिज संसाधन है, जो भी धरती के अंदर कोयला लोहा ये सब पाए जाते हैं, इनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। कुछ का तो एक ही बार करते हैं, वो उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है। और तो इसलिए इसको अनवीकरण कहते हैं, जिसका हम बार बार उपयोग न कर पाए। नवीकरण जिसका बार बार उपयोग कर पाए और दोबारा उसका निर्माण कर सकें, उसको हम नवीकरण संसाधन, जैसे पवन, जल, सूर्य, इनसे जो हम ऊर्जा का बार बार उपयोग कर सकते हैं या कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए नवीकरण को सतत संसाधन भी कहते हैं, सतत कभी समाप्त न होने वाला, या प्रवाह जो लगातार इस्तेमाल में होते रहने वाला, उसको नवीकरण भी कहते हैं। दूसरे आधार पे विकास के स्तर के आधार पे संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। संभावी जिसके वो है लेकिन अभी उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं प्रौद्योगिकी न होने के कारण, लेकिन संभावना वहाँ है, उसका हम उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। जैसे जल है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसका उपयोग कर सके। लेकिन ये संभाव्य है, संभावना है कि जल का उपयोग हम विभिन्न तरीके से अपने संसाधन के रूप में कर सकते हैं। विकसित हुए संसाधन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और पूरा योजनाबद्ध तरीके से हमने उसका सर्वेक्षण कर लिया है, उसका अनुमान लगा लिया है कितना है और क्या है, और उसका उपयोग कर रहे हैं। संचित वही है जो थोड़ा बहुत संभावित संचित में थोड़ा सा अंतर है। संचित का हमने इसमें प्रौद्योगिकी है लेकिन अभी उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
या कम कर रहे हैं, और संभावित में उसकी अभी प्रौद्योगिकी नहीं है, टेक्नोलॉजी अभी उसकी नहीं है, संचित में है लेकिन उसका उपयोग अभी कम हो रहा है। जैसे जल से विद्युत उत्पन्न करने वाली बात, विद्युत ऊर्जा, सभी नदियों के पानी निकल रहा है लेकिन सभी नदियों के बांध नहीं है, क्योंकि अभी अन्य तरीके से हमारे पास विद्युत उत्पन्न हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कर सकते हैं, ये हमारे पास संचित है। इसका उपयोग जल का, नदियों के जल का हम विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं। कुछ नदियों पे ही उसका उत्पादन हो रहा है, बांध बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर नदियों पे नहीं, तो उसको हम कहेंगे संचित संसाधन। हो गया। अब व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, जो तुम्हारा व्यक्तिगत है संसाधन, उसको हम व्यक्तिगत, तुम जानते हो तुम्हारे पास घोड़ा गाड़ी है, जमीन है, खेती कर रहे हो, वो सब तुम्हारा व्यक्तिगत है। सामुदायिक, जो पूरे समुदाय का जिस पे अधिकार होता है, कोई उस पर व्यक्तिगत दावा नहीं कर सकता। जैसे गाँव में रहते हो, तालाब, कुएं, शमशान भूमि, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है, यहाँ पे पूरा समुदाय उपयोग करता है, उसको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय, वैसे तो राष्ट्र के अंदर जो भी कुछ है वो सब राष्ट्र के संसाधन के रूप में है, क्योंकि सरकार उसका उपयोग कर सकती है। जो तुम्हारे पास व्यक्तिगत है, सरकार उसका भी उपयोग कर सकती है, तो रोड वगैरह बनाने के लिए लिया भी जाता है। तो राष्ट्र के भीतर जो कुछ भी है वो सभी संसाधन राष्ट्रीय है। इसके अलावा राष्ट्र के बाहर, जब जो स्थलीय एरिया के बाहर समुद्र अगर है राष्ट्र की सीमा से सटे हुए, तो वहाँ पे 12 मील समुद्री मील की दूरी तक का क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन में होता है, और उसी 12 मील के क्षेत्र के बाहर जो सीमा है वो किसी एक राष्ट्र का नहीं होता, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहते हैं। उसका उपयोग कोई एक राष्ट्र नहीं कर सकता, और उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 200 मील के बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। अब हो गया, इसमें हो गया वर्गीकरण। अब सतत पोषणीय विकास एक शब्द है। सतत पोषणीय विकास यानी ऐसा विकास, संसाधन और विकास एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस देश में संसाधन है, अगर संसाधन में मनुष्य भी स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि संसाधन को उपयोग लायक मनुष्य ही बनाता है, तो मनुष्य मानव खुद भी एक संसाधन है। उसमें भी वह मनुष्य जो क्रियाशील है, क्रियाशील बुद्धि से, शरीर से और उत्पादन में कुछ योगदान कर रहा है, संसाधन में कुछ योगदान दे रहा है, तो वह संसाधन है। इसलिए काफ़ी जगह देखे होंगे जिनके पास संसाधन नहीं है वह देश भी तरक्की कर गए हैं, और जिनके पास बहुत संसाधन है वो भी अभी गरीब है। प्रदेशों में भी देख लो, तुम्हारे भारत में भी छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके पास संसाधन हैं कुछ प्रदेशों से ज़्यादा, लेकिन जिन पे कम है वो आगे निकल चुके हैं, विकास कर चुके हैं। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो मानव है, मनुष्य है, वह स्वयं भी एक संसाधन है, और वह संसाधनों को उपयोग कैसे कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी जो बना रहा है, वह भी आधार होता है विकास का। इसीलिए जापान देखो, छोटा सा देश, इतने संसाधन नहीं होते हुए भी आज अच्छे विकसित देशों में है। तो मनुष्य स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि वही संसाधनों को उपयोग लायक, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने लायक बनाता है। प्रौद्योगिकी का निर्माण भी वही करता है, टेक्नोलॉजी का निर्माण भी वही करता है। तो यह विकास कुछ दिनों में देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों में तो अंधाधुंध अपने लोग के लिए, लालच के लिए और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए इतना इसका संसाधनों का दोहन हो रहा है अविवेकपूर्ण तरीके से, कि इसमें विकृति आ गई है। पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, तापमान भौगोलिक बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इन सब की वजह से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है, उससे क्या होगा, भविष्य में ये संसाधन हमारे लिए उपयोग लायक नहीं रह जाएंगे, बहुत से संसाधन तो खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए एक नया विचार है कि इसका सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, यानी ऐसा विकास, अंधाधुंध विकास नहीं जो केवल अपने लालच के लिए
अपने विलासिता के लिए किया जाए। ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन के रूप में काम आए, ऐसा विकास हासिल करना चाहिए। उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं, अर्थात वह विकास जो पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे, ऐसा विकास, इसी विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब एक पृथ्वी ये तुम्हारे सिलेबस में है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको कई नामों से जानते हैं क्योंकि ये ब्राजील के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। इसका नाम है रियो डी जेनेरियो, तो इस नाम से भी जानते हैं, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में, जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पे इसका आयोजन हुआ और यह पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण और पृथ्वी के सुरक्षा एवं विकास को देखते हुए किया गया था, इसलिए इसका काफ़ी महत्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ने इसको पहल किया था और इसका मुद्दा ही यही था कि पर्यावरण एवं विकास, यानी हमारे विकास ने जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है उसको न पहुंचाते हुए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास हासिल किया जाए और विश्व से गरीबी दूर किया जाए, वह विकास हासिल किया जाए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था। पहली बार ऐसा कोई सम्मेलन वैश्विक स्तर पे हुआ था और पहली बार प्रदूषण, गरीबी, इनको वैश्विक स्तर पे इसका चिंतन हुआ था, तो इसका महत्व इसलिए ज़्यादा है। इसमें लगभग 172 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसका नाम रियो डी जेनेरियो भी कहते हैं। इस सम्मेलन के अवसर पे ही इसकी जो घोषणा होगी उसको एजेंडा 21 कहा जाता है, घोषणा पत्र जो एजेंडा 21 उसके नाम से जानते हैं। इस घोषणा को जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात सार्वजनिक सभी देशों के सम्मिलित तौर पे घोषणा हुई और उसमें लक्ष्य रखा गया कि हम अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसा प्रदूषण वाली तत्व हैं उनका उत्पादन कम से कम करेंगे, पर्यावरण को क्षति को कम से कम करते हुए या विश्व से गरीबी, महामारी और प्रदूषण को दूर करेंगे। इसका एजेंडा 21 का जो 3 पॉइंट मुख्य था वो था गरीबी, महामारी और प्रदूषण, इनको दूर करना। इसके बाद और भी आगे भी सम्मेलन होते रहे, लेकिन शुरुआत इससे हुई, इसलिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब नियोजन। नियोजन क्या है? संसाधनों में नियोजन। किसी भी कार्य को जब हम योजना बना करके और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं वही नियोजन है। तो संसाधनों में भी, संसाधनों का अब कहीं मिल गया कुछ, उसको हम लेकर अंधाधुंध अपना लाभ कमाने के लिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी हम अपनी आवश्यकता, मूल आवश्यकता को ध्यान में रख के उसका उपयोग करें तो बहुत संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हम लोभ और लालच में उसको अपना संपत्ति बनाने के लिए करें तो संसाधनों की कमी स्वाभाविक है, पड़नी है। तो नियोजन वही, संसाधनों का हम इस प्रकार उपयोग करें विवेकपूर्ण ढंग से जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी उसमें इस्तेमाल करने का अवसर मिले और उसकी क्षति कम से कम हो, पर्यावरण की नुकसान कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम हो और संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए हम अधिकतम लाभ लें, कम से उपयोग में अधिकतम लाभ। तो यह योजना बनाते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा, कला के द्वारा उसका हम उपयोग करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप होते हैं। पहले तो संसाधनों की पहचान करनी चाहिए कि कहाँ है संसाधन और किस प्रकार का है, किस स्वरूप का है, उसका सर्वेक्षण होना चाहिए, होता है, कितना उसका मात्रा है,
इसका अनुमान लगाना, मापन करना। तो संसाधनों की पहचान, फिर सर्वेक्षण, फिर उसका मापन और फिर उपयुक्त उसमें उसके लिए टेक्नोलॉजी और कौशल का इंतजाम करना, व्यवस्था करना, निर्माण करना, फिर संस्थागत नियोजन यानी संस्था के द्वारा उसका विकास करना और उसका उपयोग करना। लेकिन उपयोग करते समय राष्ट्रीय योजनाओं का भी और स्थानीय जो जहाँ से वो संसाधन है उन दोनों में समन्वय होना चाहिए, ताकि पूरे राष्ट्र को उसका लाभ मिल सके। तो ये नियोजन है। नियोजन में सबसे पहले उस संसाधन की हम क्या करेंगे, पहचान, फिर उसका सर्वेक्षण होगा, फिर मापन यानी कितना है, क्या है, फिर उसके लिए उपयुक्त जो तकनीक, कौशल का उसमें इन्वेस्ट होगा, कौशल और संस्था इनका इन्वेस्ट होगा उसमें, ये तो तब उसका हम संसाधन का उपयोग करेंगे और कम से कम मात्रा का उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ कमाने की भावना। अब चूंकि यही अविवेकपूर्ण तरीका चलता रहा और हमारी विश्व में तमाम तरह के पर्यावरणीय समस्याएं